दोस्तों 1857 के विद्रोह का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि औद्योगिकरण के कारण भारत के उद्योग नष्ट हो गए थे। और इस कारण जब भारत के किसानों को, कारीगरों को और उद्योगपतियों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने का मौका मिला तो वो सब के सब 1857 के विद्रोह की आग में कूद पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे औद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, आपने लगान फिल्म जरूर देखी होगी। लगान फिल्म का जो पूरा ताना बाना है वो एक ही बात के ऊपर निर्भर है, और वो ताना बाना ये है कि आमिर खान और उसके साथी अंग्रेजी सरकार से लगान माफ़ कर देना चाहते हैं क्योंकि उनकी फसल नष्ट हो गई है, और यदि वो इस बार लगान देंगे तो शायद खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। एक सवाल यह निकल कर सामने आता है इस फिल्म से कि अगर किसानों को कृषि कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही थी तब भी वो लोग कृषि भी क्यों कर रहे थे? क्यों कृषि को छोड़कर उन्होंने कोई दूसरा काम धंधा नहीं अपना लिया? दोस्तों, इसका कारण यह है कि कोई दूसरा काम धंधा उस समय बचा ही नहीं था, क्योंकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण भारत के उद्योग धंधे पहले ही नष्ट हो चुके थे। आपने देखा होगा इस फिल्म में कि जब आमिर खान अपनी क्रिकेट की टीम इकट्ठी करता है तो गौरी का बाप आमिर खान से यानी कि भुवन से कहता है कि भुवन, तू हमें सपने तो नहीं दिखा रहा? क्या फिर से वो वक्त आएगा कि हम लोग भरपेट खाना खाएंगे? दोस्तों, इस फिल्म में जो फिर से शब्द इस्तेमाल किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में भुवन और उसके साथियों को भरपेट खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा है, जबकि इससे पहले कोई दौर ऐसा था कि भारत के किसानों को, शिल्पकारों को, कारीगरों को भरपेट खाना मिलता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण वो भरपेट खाना खाने से वंचित रह गए, और जिस वजह से वो लोग भरपेट खाना खाने से वंचित रह गए उसी प्रक्रिया को कहा जाता है औद्योगिकरण। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी भारत के शुरुआती राष्ट्रवादियों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अपनी इस किताब में उन्होंने दिखाया है कि जैसे जैसे भारत में औपनिवेशिक शासन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बंगाल और पूरा भारत गरीब होता चला गया। वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसद का चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। जब चुनाव जीतकर वो इंग्लैंड की संसद के सदस्य बने तो उन्होंने इंग्लैंड की संसद का ध्यान, इंग्लैंड की सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि भारत दुनिया के सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़े और सबसे विकसित देश के अधीन होते हुए भी गरीब होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिद्धांतों के खिलाफ शासन किया है। अगर इंग्लैंड दुनिया का सबसे विकसित, सबसे ताकतवर देश है और फिर भी भारत इंग्लैंड के अधीन रहते हुए गरीब होता जा रहा है, तो वह इसलिए हुआ है क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी नीतियों के खिलाफ भारत में शासन किया है। हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी जब भारत में आए थे तो वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, और उनकी व्यापारिक गतिविधियों का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह था कि वे भारत का सामान खरीदते थे कम कीमत पर और उसको यूरोप में ऊंची कीमत पर ले जाकर बेचते थे। इससे उनको फ़ायदा होता था, और जो सामान वो भारत का खरीदते थे जिसे वो यूरोप और बाकी दुनिया में ले जाकर ऊंची कीमत पर बेचते थे वह था भारत का सूती कपड़ा। दोस्तों, हम जानते हैं कि जिस समय इंग्लैंड के व्यापारी भारत में आए थे उस समय भारत का सूती कपड़ा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, और इतना प्रसिद्ध था कि दुनिया का और ख़ास तौर से यूरोप का हर बड़ा इंसान इस सूती कपड़े को खरीदकर इसका इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि इस कपड़े का इस्तेमाल करना यूरोप के और इंग्लैंड के बड़े लोग आलीशानता की निशानी मानते थे। लेकिन ये कपड़ा
हाथ से बनाया जाता था करघे की सहायता से, इसीलिए इस कपड़े की जो मात्रा होती थी वह कम होती थी। मतलब यह है कि कपड़ा अच्छा था लेकिन कम मात्रा में बनाया जाता था क्योंकि हाथ से बनाया जाता था। इसीलिए इसको बनाने वाले लोग इसको ऊंची कीमत पर बेचते थे और इंग्लैंड के व्यापारी भी भारतीय शिल्पकारों से, सूती कपड़ा बुनकरों से इस कपड़े को कम कीमत पर खरीदकर यूरोप में ले जाकर ऊंची कीमतों पर बेचते थे। लेकिन दोस्तों 1770 के दशक में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई और इस औद्योगिक क्रांति ने भारत की किस्मत को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो बड़ी मात्रा में मशीनों की सहायता से सूती कपड़े का उत्पादन होने लगा। अब जब इंग्लैंड में सूती कपड़े का उत्पादन होने लगा तो ज़रूरत थी मशीनों की सहायता से बनने वाले इस बड़ी मात्रा में सूती कपड़े को बेचने की, और साथ ही इस कपड़े को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में कपास की भी ज़रूरत थी। इसीलिए भारत की भूमिका इंग्लैंड के लिए पूरी तरह बदल गई, क्योंकि अब भारत के शिल्पकारों से, किसानों से, व्यापारियों से इंग्लैंड के व्यापारी सिर्फ कपास खरीदने लगे। उस कपास को इंग्लैंड भेजा जाने लगा जिसकी सहायता से वहाँ मशीनों की सहायता से बड़ी मात्रा में सूती कपड़े का उत्पादन किया जाने लगा और मशीनों की सहायता से बने हुए इस सूती कपड़े को भारत में बेचा जाने लगा। लेकिन भारत के लोग क्यों खरीदेंगे इस कपड़े को? क्योंकि भारत खुद अच्छा कपड़ा बनाता था। इसीलिए उन्होंने अपनी टैरिफ पॉलिसीज़ के माध्यम से, आयात निर्यात की नीति के माध्यम से भारत के सूती कपड़े के उत्पादन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। उन्होंने इस तरह की अपनी नीतियां बनाई जिसके कारण आयात सस्ता हुआ और निर्यात महंगा हुआ। यानी कि इंग्लैंड में जो सूती कपड़ा बनाया जाता था वो भारत में बड़ी मात्रा में आने लगा और इसके लिए उन्होंने आयात के ऊपर बहुत कम शुल्क लगाया, जबकि भारत के जो व्यापारी, जो शिल्पकार, जो सूती कपड़ा उत्पादक कपड़ों का उत्पादन करते थे उस पर उन्होंने ज़्यादा कर लगाया। इस वजह से भारत के शिल्पकारों का, बुनकरों का, उत्पादकों का कपड़ा बाहर जाना बंद हो गया। मतलब यह है कि उसकी बिक्री बंद हो गई और जब भारत के शिल्पकारों का कपड़ा बनाया जाना बंद हो गया, बिकना बंद हो गया, तो उन्होंने अपने कपड़े का उत्पादन करना बंद कर दिया। इसकी वजह से भारत के बाज़ार इंग्लैंड के मशीनी सूती कपड़े से बड़ी मात्रा में भर गए और जब भारत के लोगों ने अपना सूती कपड़े का उत्पादन करना बंद कर दिया तो भारत के लोगों ने इंग्लैंड में बने हुए मशीनी सूती कपड़े का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। दोस्तों इस वजह से भारत का जो सूती कपड़ा था उसके ऊपर लगे हुए लोग थे वो बड़ी मात्रा में बेरोजगार होने लगे, क्योंकि भारत का सूती कपड़ा उत्पादन बंद हो गया था। परिणाम यह हुआ कि भारत के सूती कपड़े के ऊपर जो निर्भर उद्योग थे, लोग थे, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए और इसके कारण उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कृषि के ऊपर निर्भर होना पड़ा और कृषि भी भारतीय किसानों के लिए कोई महत्वपूर्ण या लाभ का सौदा नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में भारत के किसानों के साथ स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था, जिनमें उनकी उत्पादन का 10/11 भाग यानी कि लगभग 90% हिस्सा लगान के रूप में तय कर दिया था। इस वजह से भारत के किसान कभी भी सुख की नींद नहीं सो पाए। बड़ी मात्रा में उनको अपना उत्पादन अंग्रेजों को लगान के रूप में देना पड़ता था और क्योंकि कृषि बारिश के ऊपर निर्भर थी और बारिश का हमेशा से अंदाज़ा गलत होता था, कभी वो ज़्यादा हो जाती थी और कभी कम हो जाती थी। इस वजह से भारत के लोगों को, किसानों को कभी भी कृषि से वो फ़ायदा नहीं हो पाया जो ज़मींदारों को हो पाया। इस वजह से दोस्तों भारत के सूती कपड़ा उत्पादन खत्म होने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कृषि के ऊपर दबाव बढ़ता चला गया और लोग अधिक से अधिक कृषि के ऊपर निर्भर होते चले गए। लगान फिल्म का ये वाक्य दर्शाता है कि भारत के किसान इसलिए अपने ऊपर लगान को माफ़ कर देना चाहते थे क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी जीने का कोई दूसरा सहारा था ही नहीं।
भारत के उद्योग जैसे जैसे खत्म होते गए वैसे वैसे कृषि के ऊपर जनसंख्या निर्भर होती चली गई, और जैसे जैसे कृषि के ऊपर जनसंख्या निर्भर होती चली गई वैसे वैसे भारत एक गरीब देश बनता चला गया और भारत एक कृषक देश बनता चला गया। तो यह विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया थी दोस्तों, जिसने भारत में औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत सूती कपड़ा उद्योग को खत्म कर दिया और उसके स्थान पर भारत की जनसंख्या को कृषि पर निर्भर करना शुरू कर दिया। तो ये थी विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया, जिसका हमने आज की इस वीडियो में अध्ययन किया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।